यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। थोड़ी देर में चुनावों का परिणाम आ जाएगा, लेकिन इससे पहले बीएसपी ने अनिल सिंह और नितिन अग्रवाल के वोट ना दिखाने की शिकायत चुनाव आयोग से की थी, जिस वजह से करीब 2 घंटे तक वोटों की गिनती रुकी रही, बाधित रही। जिसके बाद चुनाव आयोग की टीम विधानसभा के अंदर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज देखी और वोटों की गिनती शुरू कराई। चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अनिल सिंह और नितिन अग्रवाल के वोटों को वैध मान लिया है, यानी कि दोनों के दोनों वोट बहुत क्रूशियल वोट हैं और बीजेपी के लिए राहत की बात है। बीएसपी एसपी यानी बुआ बबुआ के लिए झटके की बात है। ये दोनों वोट जो बीएसपी और एसपी के लिए पड़े थे, बीएसपी और एसपी के खिलाफ पड़े, यानी क्रॉस वोटिंग हुई, ये जो वोट है मान्य मान लिए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा। सर, आखिरी सवाल था मेरा आपसे, क्योंकि यूपी में अभी राज्यसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, क्या कुछ ट्रेंड सामने आया है, फिर कितना अब तक काउंटिंग हो चुकी है? नहीं, यूपी से क्या हुआ है कि जनरली पोलिंग पूरी हो जाने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आती है काउंटिंग की परमिशन लेने के लिए। तो परमिशन लेने के लिए उनकी रिपोर्ट थोड़ा लेट आई। जैसे ही वो परमिशन के लिए रिपोर्ट आई, कमीशन ने तुरंत उनको काउंटिंग की परमिशन दी, तो काउंटिंग अब शुरू हो गई होगी, ऐसा माना जा सकता है। अब जैसे ही काउंटिंग पूरी होगी फिर परमिशन के लिए वो भेजेंगे। अगर उसमें कोई गलती नहीं पाते हैं तो वो भी अनुमति दे दी जाएगी और फिर रिजल्ट डिक्लेयर लोकली हो जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता जी और वरिष्ठ पत्रकार विवेक अवस्थी जी जुड़ रहे हैं। अरविंद, सबसे पहले आपसे, इशू आखिरकार रिजॉल्व हो गया, बीजेपी के लिए थोड़ी सी राहत, बीएसपी और एसपी के लिए झटका कि नितिन अग्रवाल और अनिल सिंह दोनों के वोट मान्य मान लिए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा? निश्चित रूप से आंचल, अगर आप देखें वीडियो फुटेज देखने के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो दोनों वोट हैं वैलिड हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जो मैनेजर थे, जो मैनेजमेंट कर रहे थे, उनकी सांस फूल गई थी। अगर इसमें जरा सा भी गड़बड़ी होता तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ सकता था। लेकिन यहाँ पे मैं आंचल आपको एक और नया अपडेट देना चाहता हूं कि जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो लोग हैं, जो 2 विधायकों की बात हो रही थी, उसमें से एक विधायक का जिसका बैलेट पेपर फाड़ दिया गया था, उसका वोट जो है वो कहा जा रहा है कि सही था। उसने दोबारा जो वोट किया था उसने बीजेपी को वोट किया है। एक व्यक्ति का वोट जो है वो किसी और को गया है। वो थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन मैं यहां पे आपको एक बात बता दूं कि अगर 37 से ज्यादा वोट हो जाते हैं तो पहले जो है जो दूसरा वोट होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। हमें इंतजार है इस बात का, क्योंकि वोटिंग जो है, वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो गई है और हम उम्मीद करेंगे कि 1 घंटे के आसपास में रिजल्ट जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए। 1 घंटे के अंदर रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन पूरा खेल क्रॉस वोटिंग का है। मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो जो आखिरी ओवर्स होते हैं उतना रोमांचक ये पूरी तरह से राज्यसभा की एक सीट का पेच फंस गया है। विवेक जी, क्या चीजों को वॉच आउट करना होगा और अब गेंद किसके पाले में है चुनाव आयोग के अलावा? देखिए, क्रॉस वोटिंग इस चुनाव में इस सीट के लिए जो हो रही है वो बहुत लाजमी सी बात है, वो होनी थी, सबको मालूम था होगी। किस तरह लोग डिफेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीजें तय थी। लेकिन स्ट्रैटेजी के तौर पे इस चुनाव को देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव नहीं जिसमें आम आदमी निकल के वोट करे। स्ट्रैटेजी के तहत इसको देखना चाहिए। अगर बीजेपी जीतती है तो जाहिर तौर पे उसकी स्ट्रैटेजी की जीत है, उसके फ्लोर मैनेजमेंट की जीत है और उसकी टैक्टिक्स की जीत है। और अगर ये विपक्ष जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी कंबाइंड ले जाते हैं तो कहना पड़ेगा कि तमाम चीजों के बाद भी, पूरी सत्ता की हनक के बाद भी, ये लोग अपना खेल ठीक से नहीं खेल पाए। इट वुड बी अहमद पटेल पार्ट 2 एक तरह से, अगर देखा जाए तो। अनुज गुप्ता जी, अंक गणित में बीजेपी का जवाब नहीं है और अंकों को जिस तरह से समझते हैं आप, आपका भी कोई जवाब नहीं है, मुझे ये बताएं। लेकिन विवेक जी जिस तरह से कह रहे हैं कि सवाल सिर्फ अंकों का नहीं है, स्ट्रैटेजी का भी है। और अब सांसें किसकी तेज होंगी इस वक्त, बुआ की, बबुआ की या बीजेपी की? देखिए, इस समय तो उन तीनों की ही सांसें तेज होंगी, क्योंकि जब तक नतीजा घोषित न हो जाए पहले चरण के मतदान का, पहले चरण की मतगणना का, तो यदि फर्स्ट प्रेफरेंस में कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाता है तो फिर बुआ और बबुआ के लिए तकलीफ खड़ी हो जाएगी। सेकंड प्रेफरेंस में तो बीजेपी आगे बाजी मारी रहेगी, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, तो बीजेपी निकाल ले जाएगी। मगर देखिए, ये केवल अभी नहीं हो रहा है, इसके पहले
गुजरात में आपने देखा, पिछले साल 2 साल पहले झारखंड में देखा, और उसके बहुत पहले चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में इस तरह की कलाकारी करते रहे। फ्रैक्शन ऑफ वोट से वो सीटों को निकालने में वो भी एक खेल होता है जिसको खेलने में खिलाड़ियों को बड़ा आनंद आता है। सरल जीत में कोई आनंद नहीं खिलाड़ियों का, रणनीतिकारों का। वो तो तब है जब कठिन हो और तब जीत के आप ले जाएं। तो इसलिए शायद लड़ाई को रोमांचक बनाए रखने के लिए भी कुछ लोग यदि बेवजह कहीं कहीं टांग अड़ा देते हो तो मुझे हैरानी नहीं होगी। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए हम, क्योंकि अरविंद मुझे लगता है कि बड़े दिनों से सोए नहीं है, दिन रात इस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं। अनुज गुप्ता जी कह रहे हैं कि खेल और खिलाड़ी की उन्होंने बात की। तो अरविंद मुझे बताएं कि आप जिस जमीन पर ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं, आपको ज्यादा बड़ा खिलाड़ी कौन लग रहा है और बॉडी लैंग्वेज से क्या रीड कर पा रहे हैं आप? देखिए, मुझे निश्चित रूप से ये कहने में जरा सा भी हिचक नहीं है कि ज्यादा बड़ा जो खिलाड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उन्होंने जिस तरीके से कल फ्लोर मैनेजमेंट किया, जिस तरीके से राजा भैया को मैनेज किया, जिस तरीके से जो आप देखें विजय मिश्रा जो कि निर्दलीय विधायक थे उनको मैनेज किया, अमन मणि त्रिपाठी को मैनेज किया, तो जितना बढ़िया मैनेजमेंट बीजेपी ने किया है उस तरीके का मैनेजमेंट हमें। अरविंद, एक क्रॉस क्वेश्चन है आपके लिए। आपने कहा बीजेपी ने राजा भैया को मैनेज किया, लेकिन बीजेपी आप ही के राजा भैया आप ही के साथ बातचीत कर रहे थे और वो कह रहे थे मैं तो सपा के साथ हूं। कई जगह पे ये भी खबरें चल रही हैं कि राजा भैया ने बीजेपी के लिए वोट किया। राजा भैया ने किया क्या है, ये कब तक स्पष्ट हो पाएगा? आंचल, देखिए, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजा भैया के पास 2 वोट थे। राजा भैया तो अखिलेश यादव के साथ हैं, दूसरा किसके साथ है? मतलब ये डाउट अभी भी बना हुआ है। दूसरा वोट है वो दूसरा एकदम बना हुआ है। जब तक वो बैलेट खुल नहीं जाता, जब तक सारी बातें सामने नहीं, क्योंकि निर्दलीय विधायक को अपना वोट उसने किसको दिया ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है। राजा भैया किसी पार्टी से नहीं है, आप इस बात को भी यहां पे आपको समझना पड़ेगा। और राजा भैया ने अंत तक अपने पत्ते नहीं खोले। और आप ये देखिए, जो सर्कमस्टांसेस है आप उसको देखिए। कल रात को पीयूष गोयल उनसे मिलने जाते हैं, सुबेरे उनकी घर की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, उनकी जो फाइलें पेंडिंग होती है उस पर दस्तखत हो जाता है। ये क्या है? ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है। और सरकार किसी के लिए ऐसे काम नहीं करती है। आंचल जी, मैं समझता हूं, इतनी समझ तो हम सभी लोगों के बीच में है। और जिस तरीके से राजा भैया ने वोट किया और वोट डालने के बाद वो मुख्यमंत्री से मिलने चले गए, मैं नहीं समझता था कि इतना जरूरी था तुरंत जाके मुख्यमंत्री को मिलके ये बताना कि हमने आखिर क्या किया है। ये सारे जो एविडेंसेस हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी ने कायदे से उसको मैनेज किया था। जी, इसे आम भाषा में, साधारण भाषा में क्विड प्रो को कहा जाता है। और राजनीति में यही कहा जाता है, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, द ओनली थिंग परमानेंट इज इंटरेस्ट। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी के ऊपर लगातार नजर बनाए हुए थे। आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बातचीत भी हुई सुमित। कुल मिला के 2 घंटे तक पूरी की पूरी काउंटिंग बाधित रही, इशू को रिजॉल्व किया गया। ईसी ने फाइनल अपनी टिप्पणी और फाइंडिंग क्या दी है? देखिए, सबसे पहले बात तो क्या, क्योंकि 2 घंटे बाधित इसलिए हुई क्योंकि एक रिपोर्ट भेजी जाती है राज्य, जब जिस राज्य में भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं उसके बाद अप्रूवल के बाद काउंटिंग के लिए कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो वो रिपोर्ट डिले आने के चक्कर में सारी प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन खास बात यह कि जिस तरीके से पूरे मतदान हुए हैं वो लगातार जो समीकरण बदल रहे हैं या फिर जो चीजें बदली है वो जरूर देखने की बात है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें बताया गया कि वोटिंग शुरू हो चुकी है और जो पहली राउंड के जो नतीजे आएंगे वो शायद ये रुझान साफ कर पाए या फिर चीजें साफ कर पाए कि आखिरकार किस तरफ जो है वो जो गाड़ी है वो चल पड़ी है। सुमित, क्या आपको आपके सूत्रों ने बताया? अरविंद का हंच ये है कि 1 घंटे के अंदर स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी, काउंटिंग का काम पूरा हो जाएगा। आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पर? देखिए, अभी तक ये नहीं कहा गया, हालांकि चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जरूर कहा गया कि वोटिंग जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी इस प्रक्रिया में पहले राउंड में कितनी देर लगेगी या फिर क्या चीजें होंगी, क्योंकि बैलेट पेपर के अंदर क्या प्रक्रिया है उसके बाद ही ये कहा जाएगा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद। लेकिन अरविंद, ये कहना सेफ होगा कि अब कोई ऑब्जेक्शंस की गुंजाइश नहीं है? एसपी बीएसपी ने दरवाजा खटखटाना था, शिकायत करनी थी, वो की और उसके बाद वो रिजॉल्व हुई और उनको झटका लग गया है। अब कोई और इस किस्म की शिकायत तो एक्सपेक्टेड नहीं है? आंचल, मेरे साथ एक विधायक हैं जो कि फ्लोर मैनेजमेंट कर रहे थे समाजवादी पार्टी के लिए, उनसे बात करते हैं और इनके कुछ ऑब्जेक्शन थे। राजू जी, मुझे ये बताइए आप कि अब तो नितिन अग्रवाल और जो बीएसपी के जो विधायक हैं उनका ये क्लियर हो गया है कि भाई इलेक्शन कमीशन को उनको ऑब्जेक्शन नहीं है। अब आप किस तरह से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं किसी बात को लेकर? क्या कोर्ट जाएंगे? क्या आगे कोई आपकी रणनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा दोनों सामने आ गए हैं। जो आज लोकतंत्र की हत्या हुई है, जो नंगा नाच नाचा है खरीद फरोख्त के नाम पर,
भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी शुचिता की बात करती है। राजू जी, आप मुझे सिर्फ ये बात बताइए कि अब आगे आप क्या करेंगे? तो शुचिता तो हो गया, अब तो जो होना था हो गया। आगे आप ऑब्जेक्शन किस तरह के करेंगे? क्या कोर्ट जाएंगे? क्योंकि नितिन अग्रवाल और इनका जो अनिल सिंह है, इनकी जो बात हो रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति के तहत है। हमारे 2 वोट, एक हरिओम यादव को डीएम नहीं आने देता है, दूसरा झारखंड में आज एक जेल में विधायक बंद थे, उन्होंने वोट डाला है, और उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी और हरिओम यादव जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विधायक, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ खरीद फरोख्त करके नितिन अग्रवाल और अनिल सिंह का वोट अपनी तरफ ले लिया जाता। तीसरी तरफ वोट को फाड़ा जाता है और लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं? 8 कैंडिडेट कोर्ट जाएंगे जी, कोर्ट जाएंगे, हम ये उम्मीद करें। नहीं, हम जीत रहे हैं। अभी हमें पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों कैंडिडेट जीत रहे हैं निश्चित रूप से। अचल, देखिए, इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, आप इस बात को समझिए। इनका कहना है कि झारखंड में आज एक व्यक्ति को, एक विधायक को परमिशन दी गई और यहां पर राजा भैया और हरिओम यादव, जो कि एक समाजवादी पार्टी के थे और एक बीएसपी के थे, माफ कीजिएगा, मुख्तार अंसारी और हरिओम यादव, हाँ। ये जो दोनों लोग हैं, इनको वोट नहीं डालने दिया गया। तो समाजवादी पार्टी इस बात पे विचार कर सकती है कि आगे वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। ये इस समय की बड़ी खबर नहीं, है। कोर्ट का दरवाजा खटखटा भी दिया जाए, लेकिन उसका कब तक रिलीफ मिलता है, क्या रिलीफ मिलता है, ये सारी की सारी बड़ी हाइपोथेटिकल सी सिचुएशंस हो जाती हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ये लगा कि पूरी तरह से अन्याय के ऊपर एसपी और बीएसपी के साथ जो हुआ और बीजेपी ने किया, 5 मिनट बोलने के बाद आपके विधायक साहब ये कहते हैं कि देखिए हम जीत रहे हैं। तो जीत की आवाज थी विवेक जी और अनुज जी, आपको भी ऐसा लगा कि बहुत मध्यम सी नजर आई? क्या इसको इंडिकेशन मान लिया जाए अनुज जी? इतनी सारी बातें बोलने का साफ अर्थ होता है कि उनको लग रहा है कि मामला बड़ा पेचीदा है। और देखिए, इलेक्शन पिटीशन तो फिर आप जानते हैं कि पूरा टर्म भी कंप्लीट हो जाता है और कई बार उसके नतीजे नहीं आ पाते हैं। इसलिए वहां यदि आज चुनाव हार गया कोई, तो फिर वो दोबारा सांसद उसी टर्म में उसका एकेडमिक इंटरेस्ट रहता है। फैक्चुअली अगर देखा जाए तो कभी भी उसको कार्यान्वित नहीं किया जाता। आप अपनी नैतिक लड़ाई जाकर के अदालत में लड़ते रहते हैं, उसके अलावा राजनीतिक लड़ाई तो जमीन पर हो जाती है। विवेक जी, आपका हंच? देखिए, खासतौर से विधायक जी की आवाज में जो टर्बुलेंस हमने देखी। चुनाव के नतीजे आने के पहले तो कोई आज तक इस देश में माना ही नहीं कि वो हार रहा है। हाँ, हर आदमी जीत ही रहा होता है। पिछले आप लोकसभा की 2 सीटों की बात कर लीजिए, कोई मानने तैयार है हम हार रहे हैं। बीजेपी वाले आखिरी दम तक कह रहे थे अभी शुरुआत है, अभी तो शुरुआती ट्रेंड है, आने वाले समय में निकल जाएंगे आगे। बड़ी उम्मीद होती है, उम्मीद के सहारे राजनीति चलती है इस देश में, उम्मीद पे टिके हुए हैं सब अभी। लेकिन इनकी आवाज थोड़ी मध्यम जरूर थी, जो कि दिखलाता है कि जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर होना चाहिए था वो नहीं था। मुझे याद है अहमद पटेल के जब चुनाव हुए थे राज्यसभा सीट के, तो किस तरह से अमित शाह से लेकर जो पार्टी के दूसरे लोग हैं वो लॉन के अंदर सीटें लगाए इंतजार कर रहे थे, एक एक जगह पर पैनी नजर थी। तो ये तो मुझे लगता है बीजेपी को ग्रांट करना होगा अरविंद की लास्ट मिनट तक फाइट को गिव अप नहीं करते हैं। ऐसे में वहां पर इस वक्त एसपी और बीएसपी के अंदर आपने उस तरह का जो चार्ज एटमॉस्फेयर होता है और जो फाइटिंग स्पिरिट होता है वो नजर आ रहा है अभी, या जो स्पिरिट है वो डाउन होता चला जा रहा है रात के साथ साथ? देखिए आंचल देखिए, मैं इस बात को कहने में मुझे जरा सा भी गुरेज नहीं है कि एसपी और बीएसपी, यानी एसपी की तरफ से रामगोपाल यादव और उसके अलावा अभिषेक मिश्रा, बीएसपी की तरफ से सतीश मिश्रा, ये जो लोग हैं वो कहीं न कहीं अंदर हैं, जहां पे वोटिंग, माफ कीजिएगा, जहां गिनती हो रही है। अखिलेश यादव के साथ के जो लोग, जो विधायक हैं वो नीचे हैं, जो कंपाउंड है उसमें है। बीएसपी के लोग जरूर नीचे नहीं है। मायावती की नजर है इस पूरी जो कुछ भी हो रहा है, जो घटनाक्रम हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं उस पर नजर है। लेकिन आंचल, मैं आपको ये जरूर यहां पे ये कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव का जो नतीजा है वो बहुत कुछ कहेगा अपने आप में, क्योंकि इससे बहुत कुछ तय होगा। आगे की राजनीति में ये नतीजा मील के पत्थर की तरह काम करेगा और इससे मायावती और अखिलेश, इन दोनों लोगों के रिश्तों को लेके अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, हम इसी पर जाना भी चाह रहे थे विवेक जी। एक तो गुड अरविंद ने सतीश मिश्रा को मेंशन कर दिया क्योंकि मुख्तार अंसारी वोट नहीं दे पाए। कुछ आपको लगता है कि थोड़ी सी बीएसपी की स्ट्रैटेजी यहां पर फॉल्टर की, अपने ही वोट अपने ही खेमे को बचाने के लिए? थोड़ी सी नहीं की, अगर आप इस अलायंस की, गठबंधन की बात करें तो मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी ने अपने किरदार को बहुत ठीक से निभाया है।
और जितनी भी कोताही इसमें हुई है ये हुई है बीएसपी की तरफ से, क्योंकि बीएसपी में एक बहुत बड़े नाम है सतीश मिश्रा, जिनको कि एक बहुत बड़ा वकील के तरह जाना जाता है। सारे के सारे केसेस बीएसपी के। अगर एक निचली अदालत ने कहा कि ये दोनों विधायक वोट डाल सकते हैं जो जेल में हैं, उसके बाद एक सिंगल बेंच कहती है हाईकोर्ट की वोट नहीं डाल सकते हैं, तो आपके पास इतना समय था कि आप उठते और डबल बेंच को अप्रोच करते और कहते कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन राइट को रोका जा रहा है, इनको लिहाजा वोट डालने दिया जाए। कोर्ट कुछ भी कहता, कोर्ट इनके फेवर फैसला देता या डबल बेंच इनके खिलाफ फैसला देता। एग्जैक्टली इनको कोशिश करके देखना चाहिए था। ये बीएसपी की तरफ से बहुत ही हाफ हार्टेड अप्रोच रहा है। अनुज जी, बीएसपी की तरफ से हाफ हार्टेड अप्रोच रहा है, लेकिन या फिर इसको इस तरह से कहा जाए कि अपना तो जो उन्होंने कर्ज अदायगी करनी थी वो तो उन्होंने उपचुनाव में कर दी गोरखपुर और फूलपुर में, अब तो एसपी के ऊपर इतना दारोमदार रखा कि अपनी ही तरफ नेग्लिजेंट हो गए कि हमारी कितनी क्रॉस वोटिंग हो रही है, हम अपने घर को नहीं बचा पा रहे हैं। आप भी सहमत हैं क्या विवेक? देखिए, असली निर्भर करता है कि किसका उम्मीदवार है, किसकी पसंद का उम्मीदवार है। मध्य प्रदेश में जब 2 साल पहले चुनाव हुए थे तो विवेक तनखा कांग्रेस के उम्मीदवार, खुद वकील भी हैं, वो जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, यानी जैसे कि यहां मामला है कि किसी अदालत ने मना कर दिया, फिर वो ऊपर जाकर के और हाईकोर्ट को खुलवा करके, मतलब आप और एक वोटर को आप मुंबई अस्पताल से लेकर के आते हैं, माने किस तरीके से आप पूरी ताकत जो लगाते हैं, या ये कहूं कि यहां पे जैसे भाजपा यूपी में लगा रही है, ऐसी वाली मेहनत उन्होंने वहां की थी जो यहां बसपा की उतनी दिख नहीं रही है। मैं विवेक जी से सहमत हूं बिल्कुल, और शायद उसका कारण यही होगा कि यदि अपनी सीट होती तो शायद लोग अधिक मेहनत कर रहे होते उसके लिए। अच्छा विवेक जी, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से 2019 की खासतौर से बात हो रही है, अब चाहे ये सीट फंसे या नहीं फंसे, बीएसपी के उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर राज्यसभा पहुंचे या नहीं पहुंचे, बुआ बबुआ आर हियर टू स्टे। एग्जैक्टली, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। अब आज की तारीख में जिस तरह से बीएसपी को और समाजवादी पार्टी को फूलपुर और गोरखपुर के चुनाव के नतीजों के बाद आने के बाद समझ में आ गया है कि उनका एक होना जरूरी है, और इतना ही नहीं, उनको कांग्रेस और आरएलडी को भी अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। सीटों का बंटवारा आने वाले समय में 19 में जो होगा वो एक अलग फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन इनको मालूम है कि अगर बीजेपी से इनको एक अच्छी लड़ाई लड़नी है तो इन चारों दलों को एक छत के नीचे आना पड़ेगा और एक कंसोलिडेटेड फाइट देनी पड़ेगी बीजेपी को, जिसका कॉम्बिनेशन, जिसका कंबाइन पिछले बार 2014 में उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटें लेके आया था। उसको अगर इनको मुकाबला करना है तो इनको साथ आना पड़ेगा, एक छत के नीचे आना पड़ेगा, एक आमराय बनानी पड़ेगी और फिर लड़ना पड़ेगा। अनुज जी, अब कोई चारा ही नहीं बचा है, गेम ऑफ पॉलिटिकल सर्वाइवल है, और जिस तरह से कहा जाता है ना कि प्लान माइट फेल, यानी कि इस वक्त हो सकता है राज्यसभा की सीट को लेकर प्लान फेल कर सकता है, लेकिन प्लानिंग रिमेन्स इंपॉर्टेंट, चाहे वो 2019 हो या आगे की लड़ाई हो। बिल्कुल, दोनों के अस्तित्व की लड़ाई है। और मैंने तो जो सुना है कि पिछले बुधवार की रात जब अखिलेश जी गए थे मायावती जी के यहाँ पर, तो जो सीटों के बारे में जो मायावती जी ने कहा, वो लगभग 45 से 50 लोकसभा सीटें वो उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहती हैं। यदि 2014 के नतीजों को देखें हम, जहां सेकंड थर्ड पोजीशन पे या फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे ये लोग थे, उसके हिसाब से 36 सीटों पर सपा का क्लेम बनता है, 34 पर बसपा का बनता है, वाराणसी सहित 9 पर कांग्रेस का बनता है, और एकमात्र मथुरा की सीट आरएलडी के हिस्से में लड़ने के लिए जानी चाहिए। मैंने सुना है कि बहन जी चाहती हैं और शायद अखिलेश भी चाहते हैं कि कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर रखा जाए, केवल 2 सीटें मां बेटी की जो छोड़ दी जाएं, उसके अलावा बाकी सीटें हम आपस में बांट लें। तो शायद तभी वो 40 से ऊपर सीटें किसी तरीके से मायावती जी को मिल पाएंगी, और यदि 40-50 सीटें लड़ते हुए 30-35 भी वो निकाल ले जाते हैं तो शायद अगली लोकसभा में वो किंग मेकर, यदि किंग बन पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किंग मेकर जरूर होंगी, और वो हैसियत वो चाहती, इसीलिए वो उत्तर प्रदेश की गद्दी अखिलेश जी के लिए छोड़ने को तैयार है। ये बहुत बड़ा सौदा होगा इस राजनीति का, और आज के राज्यसभा चुनाव का नतीजा जो भी हो उससे वो प्रभावित नहीं होने वाला है। नहीं तो वो 35 सीटों की बात जो चल रही थी कि अखिलेश और बुआ दोनों के दोनों 35 सीटें बांट लेंगे और कांग्रेस के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब ये मान के चला जाए 35 70 हुई ना, 10 सीटें कहां गई फिर? तो कांग्रेस के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे तो वो 35 और 45 होगी। वो जो है कि हम खड़ा नहीं करेंगे और आरएलडी को भी वो अकोमोडेट कर दिया जाए, तो 35 का फॉर्मूला, या आपको लगता है जिस तरह आप 35 और 45 35 और 45 का फॉर्मूला? विवेक जी, आप भी सहमत है कि 35 और 45 का फॉर्मूला क्या, और वही
किंग मेकर की सूरत में ला सकता नहीं, है? देखिए अभी मेरे हिसाब SP से को? 19 काफी दूर है। नंबर्स प्रिडिक्ट करना एकदम ठीक नहीं होगा कि 80 में 35 किसी को मिल रहे हैं, किसी को 40 मिल रहे हैं, किसी को 2 मिल रहे हैं, 1 मिल रही है। मैं कम से कम इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये बहुत आगे की कौड़ी हो, बहुत दूर की कौड़ी और है। अखिलेश यादव तो खुद ही कहते फिर रहे हैं कि देखिए देश हित में जो होगा मैं कुछ भी ग्राउंड कंसीड करने के लिए तैयार हूं। इतने फीलर्स तो दे दिए ग्राउंड कंसीड करना आज की तारीख में मजबूरी है। जब बीएसपी 0 पे आ जाती है, समाजवादी पार्टी 5 पे आ जाती है, कांग्रेस 2 पे आ जाती है और उधर 73 सीटें 71 जीतती है बीजेपी, 2 जीतती है अपना दल। इसका मतलब है कि 2014 में एक बड़ी लहर थी। अब वो लहर भले ही नहीं हो, लेकिन बीजेपी को काउंटर करने के लिए इन 2 बड़े दलों को साथ आना पड़ेगा। ये इट्स पॉलिटिकल कंपल्शन, इनकी राजनीतिक मजबूरी है ये। पॉलिटिकल सर्वाइवल, पॉलिटिकल कंपल्शन। और अनुज जी, इस तरह की जब गोरखपुर और फूलपुर का जो नतीजा था उसको 2014 में देखा गया, मोदी लहर के बाद भी देखा गया कि बहुत सारी सीटें, करीब कई लोगों ने तो 50 सीटें तक दे दी कि बुआ बबुआ अगर उस वक्त भी इकट्ठे हो जाते तो मिल जाते, क्योंकि वोट शेयर में इतना प्रभाव एक जगह पे है, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर हो जाता फिर। नहीं, देखिए यदि पिछली बार वो दोनों एक हुए होते ना तो भी बीजेपी आधे से अधिक यानी 80 में से 40 से अधिक सीटें आसानी से ले जाती। ये दोनों सीटें जो बीजेपी इस बाई इलेक्शन में हार के गई है, 50% से अधिक वोट उसने पिछले लोकसभा चुनाव में लिए थे। यानी वो मिले होते तो भी भाजपा वहां जीती होती। लेकिन अभी माहौल दूसरा है, या इस उपचुनाव में दूसरा था। हो सकता है कि अगले आम चुनाव में वो माहौल दूसरा हो।